जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास चल रही है और छत्तीसगढ़ की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति वाला सेक्शन देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति में हमने बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के लोकगीत देखे, छत्तीसगढ़ की चित्रकला देखे, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोक गाथाएँ, व्यंजन और आभूषण, इतनी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्यौहार देखेंगे और आने वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम छत्तीसगढ़ के लोक महोत्सव और मेला देखेंगे। इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति का टॉपिक जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लास्ट क्लास को पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और जो आज का क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इजी चीज़ें हैं, आधी चीज़ें आपको आती रहेंगी, आधी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। और पर्व एवं त्यौहार से एक क्वेश्चन फिक्स है। आपके लास्ट टाइम जो 2018 का पेपर हुआ था वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से मातर पर्व के बारे में। तो इस साल भी क्वेश्चन पूछेगा और डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए लास्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य एवं लोक गाथाएं। लोकनाट्य मतलब नाट्य मतलब होता है नाटक, और गाथाएं मतलब होती हैं कथा या कहानियाँ। कथा या कहानियाँ जो हमें दादा दादी ये सब लोग सुनाते थे उसे हम बोलते थे कहानियाँ। जो हमें रात में सोने के टाइम जो सुनाई जाती थी पहले के टाइम में वो कहानियाँ हो जाती थी, लोक गाथाएं हो जाती थी। इसमें हम क्या देखते थे कि दादी अम्मा हमें क्या कहानी सुनाती थी कि राजा रानी के बारे में कहानी सुना दी, हमें चोर डाकू के बारे में कहानी सुना दी। तो जो जो फेमस कलाकार हुआ करते थे उस टाइम पे, जो फेमस लोग हुआ करते थे उनके बारे में जो कहानियाँ सुनाई जाती थी उसे हम बोलते थे लोक गाथाएँ। और नाटक जो सामाजिक बुराइयाँ रहती हैं, कुरीति रहते हैं, उनको समझाने का, उनको दिखाने का, लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक की शुरुआत की जाती है, जिसे हम बोलते हैं लोक नाट्य। उसके बाद लोक गाथाएँ, हमने लोक गाथाएँ के बारे में बात कर ही चुका है कि लोक गाथाएँ होती क्या है। ज़्यादातर उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी वो प्रेम से रिलेटेड रहती थी या फिर बहादुरी से रिलेटेड रहती। मतलब आपने अगर दादा परदादा से बात किया होगा तो वो क्या बोलते थे, पहले हमारे ज़माने में हमने इसको मारा उसको मारा, यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपने अपने लंबे लंबे चीज़ें फेंकते रहते हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें रहती है जो वो फेंकते रहते हैं उसी को बोलते हैं बहादुरी, या तो फिर कहीं ना कहीं प्रेम के चक्कर में पड़े रहते होंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें रहती हैं और यही लोक गाथाएँ ही हमें पढ़ना है अपने छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में। पहली जो लोक गाथा रहती है वो अहिमन रानी की प्रेम गाथा रहती है। प्रेम गाथा की पहले बात करेंगे। वीर सिंह राजा रहते हैं और इनकी जो वाइफ रहती है अहिमन रानी की मृत्यु हो जाती है, फिर ये पुनर्जन्म लेती है, फिर पुनर्मिलन होता है वीर सिंह के साथ में। तो अहिमन रानी की कथा में वीर सिंह और अहिमन रानी की प्रेम गाथा का वर्णन है। उसके बाद ढोला मारू की गाथा, ढोला और मारू की प्रेम गाथा, ढोला मारू की गाथा हो जाती है। ढोला और मारू के प्रेम कहानी को हमें जो बताया जाता है उसे हम बोलते हैं ढोला मारू की गाथा। इसकी जो रचयिता रहती हैं, जो इसकी कलाकार होती हैं वो कलाकार होती हैं सुरुजबाई खांडे जी। इसकी जो फेमस कलाकार है ढोला मारू गीत की कहानीकार या कथाकार या फिर गायिका सुरुजबाई खांडे। ढोला मारू गीत भी होता है, ढोला मारू लोक गाथा भी होती है, लेकिन इसकी कलाकार आपको याद रखना है सुरुजबाई खांडे। आगे उसके बाद है केवला रानी। केवला रानी में क्या होता है, केवला रानी की जो गाथा होती है उसमें राजा रहते हैं मदन सिंह और उनकी जो रानी रहती है केवला रानी। इन दोनों की प्रेम कहानी बन जाती है केवला रानी, ठीक है। इन दोनों की प्रेम कहानी को बताया जाता है केवला रानी की लोक गाथा में। उसके बाद लोरिक चंदा गीत भी होता है और ये एक लोक गाथा भी होती है। जो गीत होती है वही तो लास्ट में गाथा बन जाती है, ठीक है। जो गाथा होती है वो गीत बन जाती है, जो गीत होती है गाथा बन जाती है। लोरिक और चंदा के बारे में जो हमें कहानी सुनाई जाती है वो कहानी लोरिक चंदा की प्रेम कहानी होती है। और लोरिक जो होते हैं वो रीवा के राजा रहते हैं और जो चंदा रहती है वो अरंग की राजकुमारी रहती है। इन दोनों की प्रेम कहानी। और जो इसके फेमस कलाकार हुआ करते हैं लोरिक चंदा के वो होते हैं चिंता दास, ठीक है। तो लोरिक चंदा के जो फेमस कलाकार हैं आपको नाम याद रखना है चिंता दास। उसके बाद मतलब आप याद कैसे करेंगे, देखिए लोरी, अगर आपको मैं लोरी सुनाऊं तो आपको चिंता तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो लोरी, अगर मैं आपको लोरी सुनाऊंगा तो चिंता होगी क्या, आप तो मस्त लोरी सुनते सुनते सो जाओगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो लोरी और यहाँ पे चिंता, ठीक है। आगे फुलबासन। फुलबासन क्या होता है, सीता माता लक्ष्मण भगवान से फुलबासन फूल मंगाती हैं, वही की लोक गाथा बन जाती है फुलबासन की लोक गाथा। उसके बाद हमने क्या देखा था,
पंडवानी। पंडवानी ये गीत भी होता है और पंडवानी एक लोक गाथा भी होती है। हमने गीत में क्या देखा था, इसके रचयिता कौन रहते हैं, देखिए महाभारत से लिया गया है। और महाभारत को छत्तीसगढ़ पहले इसे दोहा और चौपाई में कौन सम्मिलित करता है, तो कौन करते हैं, सबल सिंह चौहान से सम्मिलित करते हैं। किसमें, सबल सिंह चौहान इसे दोहा और चौपाई के रूप में लिखते हैं। उसके बाद दोहा और चौपाई के बाद में ये गीत के रूप में लिखा जाता है, और गीत के रूप में इसे कौन लिखते हैं, झाड़ू राम देवांगन जी लिखते हैं। जब ये गीत बन जाता है तो लोग इसे गाना चालू कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पंडवानी। ये तो गीत की बात हो गई। इसकी जो कहानी रहती है, उस कहानी को हम पंडवानी लोक गाथा में हमें सुनाया जाता है, हमें सुनाते हैं घर वाले। तो पंडवानी लोक गाथा में किसके बारे में बात की जाती है, पांडवों के बारे में। और जो द्रौपदी रहती हैं, द्रौपदी जो तीजा उपवास रखती हैं, उनके बारे में कहानी हमें बताई जाती है। उसके बाद श्रवण गाथा। श्रवण गाथा मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं श्रवण की बात हो रही है, श्रवण कुमार की बात हो रही है। और श्रवण कुमार के बारे में एक गीत भी है, बसदेवा गीत। तो बसदेवा गीत किससे रिलेटेड रहता है, श्रवण कुमार से रिलेटेड रहता है। और इसके अलावा श्रवण गाथा जो रहती है, श्रवण गाथा भी श्रवण कुमार से रिलेटेड रहती है। सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बात की है। उसके बाद हम आए थे लोकनाट्य, मतलब नाटक। हमें क्या, जो बुराइयां रहती हैं, जो समाज में कुरीतियाँ रहती हैं, उसको हमें नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाना रहता है, जिससे लोग अवेयर हों, चीज़ें और बुराइयों को जाने, उससे लोग अब अच्छाइयों की ओर बढ़े। यही होता है नाटक का पर्पस। नाटक को हम बोलते हैं रंगमंच। ठीक है। सबसे फेमस जो नाटक होता है उसका नाम रहता है नाचा। नाचा सर्वाधिक प्रचलित नाटक होता है। इसमें तमाशा, जो मराठी में तमाशा होता है नाटक, उसी का प्रभाव इसमें दिखता है। और जिसके फेमस कलाकार होते हैं, जो उसमें देखिए स्टेज रहेगा, ये स्टेज में जोकड़ और परी ये दो लोग रहेंगे, और ये फेमस कलाकार होते हैं जो समाज की बुराइयों को बताने का काम करते हैं। कौन, जोकड़ और परी, ये दो लोग होते हैं। उसके बाद पहली देखिए जो नाचा रहती है वो अलग अलग जगह पे, जैसे अलग अलग बुराइयां हैं, यहाँ पे एक अलग बुराई, यहाँ पे अलग बुराई, तो अलग अलग पार्टी बन जाती है उसको। तो जो पहली पार्टी जो रहती है उसे बोलते हैं रवेली नाचा पार्टी। रवेली नाचा पार्टी के जो संस्थापक रहते हैं दुलार सिंह मंदरा जी रहते हैं। हमें याद कैसे किया था, वेली, वेली मतलब पेट, और पेट से दुलार करना चाहिए। उसके बाद ये दुलार सिंह मंदरा जी जो रहते हैं नाचा के भीष्म पितामह कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि पहली बार इन्होंने नाचा पार्टी की स्थापना करते हैं। जो छत्तीसगढ़ में पहली नाचा पार्टी होती है उसके संस्थापक रहते हैं दुलार सिंह मंदरा जी, और इन्हें नाचा के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। और आज मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोल में यही क्वेश्चन दिया था, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बहुत खुशी भी हुई कि यहाँ पे 90+ मतलब 90% प्लस लोगों ने इसका सही राइट दिया है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते जाइए, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद ही जो दूसरी नाचा पार्टी बनती है उसको बोलते हैं हम चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। इसके संस्थापक कौन रहते हैं, रामचंद्र देशमुख जी। हमने याद कैसे किया था, यहाँ पे चंद है और यहाँ पे चंद्र है, रामचंद्र और चंद। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे ही बनने वाला है कि चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन, रामचंद्र देशमुख जी। उसके बाद छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच के संस्थापक कौन, रामचंद्र देशमुख जी। उसके बाद हिंदुस्तान थिएटर या फिर नया थिएटर के संस्थापक कौन, हबीब तनवीर जी। ठीक है। उसके बाद चिन्हारी नाचा पार्टी की संस्थापक कौन रहती हैं, ममता चंद्राकर जी रहती हैं। हमने याद कैसे किया, ममता मतलब होता है प्यार, और प्यार की चिन्हारी या प्यार की निशानी। उसके बाद लास्ट देखिए दो और नाटक बचते हैं, कौन कौन से, गम्मत और रहस्य। जो गम्मत होता है वो हास्य व्यंग मतलब कॉमेडी स्टाइल में होता है। हास्य और व्यंग्य शैली में समाज की जो बुराइयां रहती है उसको बताया जाता है। इसमें जोकड़ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसकी भूमिका, जोकड़ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब इसमें जो कलाकार होता है केवल एक ही होता है, लेकिन हमने नाचा में क्या देखा था, नाचा में जो कलाकार होते हैं वो दो कलाकार होते हैं, एक होता है जोकड़, एक होता है परी। ये दो कलाकार होते हैं। जो गम्मत होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे हम पंडवानी देखे थे, एक खड़े होता है, एक खड़े साज का और एक बैठे साज का, वैसे ही सेम इसमें ये होता है कि गम्मत में भी खड़े साज और बैठे साज होता है। बैठे साज से क्वेश्चन बनता नहीं है। खड़े साज जो गम्मत होता है उसे हम बोलते हैं रतनपुरिया गम्मत। रतनपुरिया गम्मत के जो फेमस कलाकार हैं बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम की आप लास्ट में क्या पढ़ेंगे, पांडुलिपि भी बहुत फेमस है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपियाँ बहुत फेमस है। उसके बाद रहस्य को हम बोलते हैं रासलीला। ये रासलीला कहाँ से, यूपी में रासलीला आयोजित होती है, कब, होली के टाइम पे, वहीं से लिया गया है रहस्य। जैसे यूपी में रासलीला होती है वैसे हमारे यहाँ रहस्य होती है।
जैसे महाराष्ट्र में तमाशा होता है वैसे हमारे यहाँ नाचा होता है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रभाव रहता है? यूपी की रासलीला का प्रभाव रहता है। और होली के टाइम पे रहस ये आयोजित की जाती है। जैसे यूपी में रासलीला आयोजित की जाती है होली के टाइम पे, वैसे हमारे यहाँ रहस आयोजित किया जाता है होली के टाइम पे। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि जो इसमें जो वर्णन किया जाता है रहस में जो नाटक किया जाता है वो कृष्ण और राधा, मतलब लोग कृष्ण और राधा बनते हैं और उन्हीं का चित्रण किया जाएगा। इतनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आज की क्लास, पहले पेन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? पर्व एवं त्योहार। त्योहार आपको पता ही है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जब हम खुश हो जाते हैं तो उसे किसी न किसी रूप में त्योहार के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे लिए कोई खुशी का अवसर होता है उसे हम त्योहार के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। खुशी का मौका है, आपको सारी चीज़ें मुझे पता है याद होंगी। देखिए, सरहुल, सरहुल जो त्यौहार होता है वो कहाँ पे मनाया जाएगा? तो सरहुल सरगुजा में मनाया जाता है। आप याद कैसे करेंगे? सर का सरहुल और सर का सरगुजा और सर का सरहुल, सरहुल सरगुजा में मनाया जाता है। और यहाँ पे जो ऊ दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इसे कौन मनाता है? तो सरगुजा में मनाया जाता है सरहुल, और उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। उराव जनजाति के लोग मनाते हैं क्या? देखिए, जो सरहुल त्यौहार होता है वो सरगुजा क्षेत्र में, आपने छत्तीसगढ़ को जैसे मैंने आपको मैप बताया भी था, यहाँ पे है सरगुजा। ये जो सरगुजा है यहाँ के लोग ही, जो उराव जनजाति के लोग हैं, वो सरहुल त्यौहार मनाते हैं। मनाते कब हैं? देखिए, अभी कुछ टाइम बाद जब मार्च का सीजन आता है उस टाइम पे क्या फूल खिलता है? कब? मार्च के सीजन में फूल खिलता है। किसमें? साल वृक्ष में। तो साल वृक्ष में जब फूल खिलता है उसी टाइम पे सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। साल वृक्ष में फूल आने पर ये त्यौहार मनाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें, आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत इसमें थी नहीं। सरगुजा में मनाया जाता है, उराव जनजाति के लोग मनाते हैं, और साल वृक्ष में जब फूल आता है उस टाइम पे सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। इससे ज़्यादा गलत बात, बस आपको इतनी ही बातें पढ़नी है। उसके बाद माटी तिहार। माटी तिहार आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? माटी, माटी मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी की बात हो रही है, माटी की बात हो रही है। तो इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पृथ्वी माता की पूजा की जाती है ना, धरती माता की पूजा की जाती है। ये कहाँ पे पूजा की जाती है? तो ये बस्तर क्षेत्र में पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये त्यौहार होता है, तिहार या त्यौहार, वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो बस्तर अंचल में मनाया जाता है। बस आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, इससे ज़्यादा गलत बात। ठीक है, बस्तर अंचल में इस पूजा की जाती है ये। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। माटी मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी माता की बात हो रही है, और बस्तर अंचल में ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद बीज बोहनी, नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बीज और बो से बोहना, मतलब बीज को बोना है। तो ये कब मनाया जाता है? बीज बोने के पूर्व। जब भी खेत में फसल बोना रहता है या बीज बोना रहता है तो बीज बोने के पूर्व ये त्यौहार मनाया जाता है। आया समझ? चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सरहुल सरगुजा में उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। साल वृक्ष में जब फूल आता है उस टाइम पे सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। जब हम लोग जनजाति की नृत्य पढ़ेंगे, अभी तो हमने लोक नृत्य पढ़ा है, लेकिन जब हम जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे तो उराव जनजाति जब पढ़ेंगे तो हम सरहुल नृत्य भी पढ़ेंगे। वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद माटी तिहार। माटी तिहार नाम से पता चल रहा होगा, माटी मतलब पृथ्वी की पूजा की जाएगी, और बस्तर अंचल में ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर बीज बोहनी, बीज बोने के पूर्व ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद नागपंचमी। नागपंचमी में आपको याद ही नहीं रखना है ज़्यादा कुछ। देखिए, नाग से आपको क्या याद आ रहा है? कहीं ना कहीं आप किसको याद कर रहे होंगे? शंकर भगवान को याद कर रहे हो। शंकर भगवान जब शिवलिंग बना होता है और शिवलिंग में ऐसे ही नाग ऐसे ही लपटा होता है ना, ऐसे ही नाग लपटा होता है, आपने देखा होगा शिवलिंग, है ना। तो कब, अब बताइए, हम लोग शंकर भगवान की पूजा कब करते हैं? कौन से महीने में करते हैं? तो आप बताओगे कि सावन माह में। सावन माह में लोग उपवास भी रहते हैं, सावन माह में ही शंकर भगवान की पूजा की जाती है। तो श्रावण माह में नागपंचमी की पूजा की जाती है, मतलब नागपंचमी त्यौहार मनाया जाता है श्रावण माह में। उसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है
क्या याद रखना है कि नागपंचमी जो त्यौहार होता है कौन से महीने में मनाया जाता है, तो आपको याद हो गया कि सावन महीने में ये मनाया जाता है। उसके बाद दलहा पहाड़ में जब ये नागपंचमी त्यौहार मनाया जाता है तो एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है कि दलहा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा में है, यहाँ पे नागपंचमी के दिन मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पे? दलहा पहाड़ में। दलहा पहाड़ है कहाँ पे? जांजगीर चांपा, आपने नाम सुना होगा, जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़। चांपा है ना, चांपा कर लीजिएगा इसे, ये चांपा हो गया, ठीक है। तो दलहा पहाड़ में मेला आयोजित किया जाता है। दलहा पहाड़ है कहाँ पे? जांजगीर चांपा में है। और नागपंचमी के दिन दलहा पहाड़ में मेला आयोजित किया जाता है। बस हो गई, इतनी ही चीज़ें आपको नागपंचमी के बारे में याद करनी थी। अब बताइए भोजली, हमने भोजली गीत आपको बताया है, भोजली गीत आपको याद आ रहा है क्या? भोजली गीत रहता क्या है? एक थाली रहता है, एक बर्तन रहता है, जिसमें हम खाद और गेहूँ, जौ, ये सारी मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिला देते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये पौधा बन जाता है। जो ये पौधा बनता है उसे ही तो हम बोल रहे थे भोजली। याद आया? भोजली गीत हमने पढ़ा था। भोजली गीत कब मनाया जाता है? जब भोजली गीत कब गाया जाता है, तो हमने क्या देखा था, रक्षाबंधन का जब त्यौहार होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के त्यौहार के दूसरे दिन भोजली गीत गाया जाता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली गीत गाया जाता है। वैसे ही भोजली त्योहार में हमने, भोजली गीत में हमने क्या देखा था, गंगा देवी का, गंगा माता का बार बार नाम आता है। तो गंगा माता का नाम बार बार आता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी किसके बारे में? भोजली के बारे में। और ये कौन से महीने में मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो? कौन से? भादो माह में। भोजली, भा से भोजली और भा से भादो। याद हो गया? सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद करनी है। सारी चीज़ें अगर आप 70% चीज़ें भी अगर आप यहाँ पे याद कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि क्लास में लोग 10% 20% भी चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपको 70% भी करा रहा हूँ, बहुत 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 बड़ी बात है, ठीक है। तो भोजली, भा से भोजली, भा से भादो। याद हो गया? होता क्या था, एक थाली लेते थे, थाली में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जैसे गेहूँ, जौ, खाद, ये सारी चीज़ मिला देते थे, तो पौधा बन जाता था, पौधे को बोलते थे भोजली। रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली गीत गाया जाता है। आया समझ? चलिए, आ गया होगा। उसके बाद हलषष्ठी, हलषष्ठी को हम बोलते हैं हलछठ। हलछठ नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, इसे हम बोलते हैं कमर छठ। इसको भी नहीं सुने हैं? कोई बात नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं खमर छठ। इतना तो आपने सुना ही होगा, इतने सारे मैंने नाम आपको बता दिए। क्या क्या? हलछठ बोलते हैं, कमर छठ बोलते हैं, या फिर खमर छठ बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें किसे बोलते हैं? तो हलषष्ठी को बोलते हैं। अब हलषष्ठी के बारे में आपको याद क्या रखना है, आपको पता होगा एक ये गीत भी रहता है, मैंने कमर छठ गीत आपको बताया था। उसमें क्या रहता है, जो मम्मी लोग रहती हैं, हमारी माताएं लोग रहती हैं, मम्मी लोग अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। तो कौन? संतानवती जो महिलाएं होती हैं, संतानवती महिलाएं अपने पुत्र के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए उपवास है, दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, हलषष्ठी में या कमर छठ में, खमर छठ में, चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि इस दिन पसहर चावल का यूज किया जाता है। किसका? पसहर चावल का यूज किया जाता है। याद आ रहा है क्या? का उपयोग किया जाता है इस दिन। चलिए फिर से एक बार, नागपंचमी, सावन महीने में नागपंचमी त्यौहार मनाया जाता है। दलहा पहाड़ में मेला का आयोजन किया जाता है। दलहा पहाड़ कहाँ पे है? जब हम छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दलहा पहाड़ नाम सुनने को मिलेगा। दलहा पहाड़ है कहाँ पे? जांजगीर चांपा में है। उसके बाद ये जो जांजगीर चांपा का सबसे ऊंचा पहाड़ होता है दलहा पहाड़, यहीं पे मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद भोजली, भोजली पौधा होता है, ठीक है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली गीत भी आयोजित की जाती है, गाई जाती है। और भोजली गीत में गंगा माता का नाम या गंगा देवी का नाम बार बार आता है। और जो भोजली गीत या भोजली त्यौहार होता है वो भादो माह में, कौन से माह में? तो भादो माह में भोजली गीत गाया जाता है या फिर त्यौहार मनाया जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं। उसके बाद हलषष्ठी, हलषष्ठी को हम लोग हलछठ, कमर छठ या खमर छठ बोलते हैं।
संतानवती महिलाएं पुत्र की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं और इसमें पसहर चावल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे चैतरई। चैतरई ये क्या होता है, ये थोड़ा सा नाम अलग हो गया, ठीक है। चैतरई में होता क्या है, सुअर और मुर्गे की बलि दी जाती है। ये एक पर्व रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जनजाति रहती है उसमें बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे जानवर रहते हैं, उनकी बलि दी जाती है, बलि दी जाती है, उसके बाद ये त्यौहार को मनाया जाता है। तो वैसे ही जो चैतरई पर्व होता है वो बस्तर अंचल में मनाया जाता है। कहाँ पे, बस्तर अंचल में। पहली बात तो बस्तर अंचल में ये मनाया जाता है। कौन मनाता है, तो परजा और धुरवा। परजा और धुरवा जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है, आया समझ। कौन जनजाति, अभी हमने जनजाति तो पढ़ी ही नहीं है। तो परजा और धुरवा, अभी बस आप इतना याद रखिएगा कि परजा और धुरवा, देखिए पर, धूर और तर याद आ गया, और यहाँ भी तर, हर जगह रा 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 है। तो चैतरई जो पर्व होता है वो बस्तर अंचल में परजा के लोग, परजा और धुरवा जनजाति के लोग मनाते हैं। उसके बाद इसमें होता क्या है, सुअर और मुर्गे, सुअर और मुर्गे की बलि। मुर्गे, आप ऐसे मुर्गे लिख लीजिए तो इसमें भी रहा हो जाएगा। सुअर और मुर्गे की बलि दी जाती है इसमें, याद हो गया। चलिए एक बार फिर से, चैतरई पर्व बस्तर अंचल में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाती है, तो परजा और धुरवा जनजाति के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इसमें सुअर और मुर्गे की बलि दी जाती है। उसके बाद गोबर बोहरानी। कौन सा त्यौहार, गोबर बोहरानी, ये कौन से अंचल में मनाया जाता है, तो ये भी बस्तर क्षेत्र में ही मनाया जाता है। कहाँ पे, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें शस्त्र की पूजा की जाती है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो जनजातियाँ रहती हैं ज़्यादातर वो क्या करती हैं, जानवरों को मारती हैं, उसके बाद वो बलि दी जाती है। वो बलि, देखिए जब आप छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे वहाँ भी अगर ये जो बलि दी जाती थी, बलि, तो अंग्रेज लोग इस पर रोक लगा देते हैं। उसके बाद फिर आंदोलन हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो यहाँ पे ये शुभ माना जाता है बलि देना। तो क्या पहले ना जो बलि देने के लिए शस्त्र तो चाहिए, तो शस्त्रों की पूजा की जाएगी, शस्त्र की पूजा की जाएगी, और उसके बाद आखेट या शिकार किया जाता है। जो शिकार किया जाता है उसी के टाइम पे गोबर बोहरानी त्यौहार मनाया जाता है। शिकार किया जाता है, ठीक है, शिकार किया जाता है या फिर शिकार पर आधारित होता है ये। बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें होता क्या है, शस्त्र की पूजा की जाएगी और उसी शस्त्र से बलि दी जाएगी, और शिकार पर आधारित होता है गोबर बोहरानी त्यौहार। उसके बाद आता है गोचा पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। गोचा पर्व को आपको याद रखना है, गोचा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। इसे मनाता कौन है और ये कहाँ पे मनाया जाता है, सारी चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गोचा पर्व कौन सी जगह पे, तो बस्तर क्षेत्र में। कहाँ पे, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में। आपने जगन्नाथ की रथ यात्रा सुना होगा, जगन्नाथ आप गए होंगे घूमने, है ना, उड़ीसा में जगन्नाथ। तो वही जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा रहती है कहाँ पे, बस्तर अंचल में। जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, रथ यात्रा कौन से क्षेत्र पे, तो बस्तर क्षेत्र में। उसी टाइम पे गोंचा पर्व मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र या फिर जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र पे, जगदलपुर क्षेत्र में। और कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। हिंदी जो मंथ है, हिंदी मंथ का नाम या आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोंचा पर्व कौन से माह में मनाया जाता है, तो थोड़ा सा हिंदी मंथ को आप याद कर लीजिएगा। उसके बारे में मैं आपको लास्ट में एक इमेज दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और उससे हम लोग कैसे इमेजिन करके याद कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ वाली चीज़ है नहीं, यहाँ पे आप रटने की कोशिश मत करिएगा कि आषाढ़ माह ऐसा टाइप का, तो उससे कोई मतलब होगा नहीं, आपको भूल जाएगा। मैं आपको लास्ट में जो चीज़ बताऊँगा वहाँ से आपको माह वाली जो चीज़ें हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो गोचा पर्व के बारे में आपको याद क्या रखना है कि बस्तर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर है ना, बस्तर क्षेत्र में तो जगदलपुर आता है। उसके बाद
होता क्या है गोचा पर्व में, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। किसकी? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। कौन से? बस्तर क्षेत्र में। उसी टाइप पे गोचा पर्व मनाया जाता है। और जब हम बात करेंगे किसकी? बस्तर दशहरे की, वो भी जगदलपुर के क्षेत्र पे मनाया जाएगा, बस्तर दशहरा। लास्ट में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा त्यौहार भी होता है ये। उसके बाद आगे पोला। पोला कुछ याद आया? हाँ, याद क्यों नहीं आएगा? हमें बोला क्या जाता है घर में, बैल बुद्धि, तुम बैल बुद्धि हो, है ना? वही बैल बनाया किस जाता है? मिट्टी से बैल निर्मित किए जाएंगे। मिट्टी से बैल निर्मित किए जाएंगे, बैल बनाया जाएगा और इनकी पूजा की जाएगी। ठीक है, तो पोला कब मनाया जाता है? मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा उस टाइम पे होता क्या है? बैल दौड़ प्रतियोगिता की जाती है। बैल दौड़ प्रतियोगिता, ऐसा कभी मत करना कि आपको घर वाले बैल बोले और आप दौड़ने लग जाओ। ठीक है, तो बैल दौड़ प्रतियोगिता भी इसी पोला त्योहार टाइम पे किया जाता है। ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा हमने बात किया था कि पोला में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। तो पोला आपको याद आ रहा है कि आप पोला में आप क्या खाते हो? ठेठरी और खुरमी। हमने व्यंजन तो बना लिए थे उस दिन, सारे खत्म कर दिए क्या? अभी तो कुछ बचा के रखना, इकट्ठा ज़्यादा नहीं खाना है ना। बहुत सारे व्यंजन हमने बनाए थे। तो ठेठरी और खुरमी, ये दोनों व्यंजन पोला के टाइम में खाए जाते हैं, पोला पर्व के दौरान खाए जाते हैं। क्या? मिट्टी के बैल बनाया जाएगा, पूजा की जाएगी, बैल दौड़ प्रतियोगिता किया जाता है और ठेठरी और खुरमी दबा दबा के खाया जाता है। चलिए आगे आता है अक्ति या अक्षय तृतीया। अक्ति और अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति को ही हम लोग अक्षय तृतीया बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है ये। कौन से माह में अक्षय तृतीया या फिर अक्ति त्योहार मनाया जाता है? तो बैसाख माह में। आप नाम याद रखिएगा बैसाख माह का। बैसाख माह में अक्ति या फिर अक्षय तृतीया मनाया जाता है। ये त्यौहार बैसाख माह में मनाया जाता है। होता क्या है? पुत्रा और पुत्री का विवाह कर देते हैं, बस हो गया। इतने में ही हम लोग अक्ता या फिर अक्ति त्योहार मना लेते हैं। ठीक है, पुत्रा और पुत्री, मतलब एक यहाँ पे ऐसे मान लीजिए लड़का बना दिए और यहाँ पे एक पुत्री बना दी, ये दोनों लोग का विवाह कर दिए और ये विवाह कर दिए, बस हो गया, हमारा अक्ति त्योहार कंप्लीट हो गया। तो पुत्रा और पुत्री का विवाह हो गया, अक्ति त्योहार कंप्लीट। ज़्यादा कुछ करना था क्या? कुछ पढ़ना ही नहीं था इसमें तो। ठीक है, तो अक्ति या फिर अक्षय तृतीया बैसाख माह में मनाया जाता है और पुत्रा और पुत्री का विवाह करवा देते हैं, संग कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं वेड्स, संग, या फिर आई थिंक वेड्स कैसे होता है, यही है क्या वेड्स का स्पेलिंग? यही होना चाहिए। चलिए आगे, हरेली। हरेली बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेली त्यौहार कब मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, कैसे मनाते हैं, सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मनाया भी होगा। होता क्या है? हरेली मतलब हरा भरा। हरा भरा कब होता है बताइए? हरा भरा चीज़ें, हरी भरी चीज़ें कब होती हैं? सावन में। आप जब तक बारिश नहीं गिराओगे और सावन के झूलों ने ऐसे झुलाया, है ना, सावन की झूलो ही नहीं, देखो तो सावन में ही तो बारिश होती है। सारी चीज़ें जब सावन में होती हैं तो कहीं ना कहीं सावन में ही ये भी हरेली भी होगा, हरियाली भी सावन पे ही आती है। तो सावन या फिर श्रावण अमावस्या के टाइम पे, श्रावण अमावस्या के दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है, कौन से दिन? श्रावण अमावस्या के दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाते क्यों हैं? चलिए, मनाते क्यों हैं उसको तो हम बाद में देख लेंगे। अब अगर मैं आपको पूछूं कि आपको सवनाही कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने आपको सवनाही बताया था, सवनाही चित्र बताया था, याद आया? चलिए सवनाही चित्र याद कर लेते हैं। यही हरेली के दिन ही सवनाही चित्र बनाया जाता है। और सवनाही चित्र बनाते क्यों हैं और कहाँ पे बनाते हैं? ये हो गया आपका घर, आपके घर के जो फ्रंट वाला एरिया रहता है वहीं पे चित्र बनाया जाता है। कौन सा चित्र? सवनाही चित्र बनाया जाता है। सवनाही चित्र में पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे चित्र बनाए जाते हैं और इनका पर्पस क्या होता है
कि हमारे गांव में आने वाले समय में हमारे गांव पशु पक्षी ये सारी चीज़, ये जो लोग हैं, ये फसल इनकी और फसलों की सुरक्षा होती रहे, मतलब लोगों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की, सबकी सुरक्षा हो जाए और यहाँ पे कोई बीमार ना पड़े और जादू टोना भी ना हो। एक बार फिर से चलिए, एक बार फिर से। वैसे मैंने सारी चीज़ आपको बताई है क्या। जो यहाँ पे चित्र बनाया जाता है, किसका चित्र बनाया जाता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु का। पेड़ पौधे और जीव जंतु का चित्र बनाया जाएगा और कामना की जाती है, कामना क्या की जाएगी कि हमारे गांव में जो लोग हैं उनको बीमारी मतलब उनको ना हो, बीमारी से राहत मिले, पहली जादू टोना हमारे गांव में जादू टोना वाले लोग ना आए, और पशु और फसल की सुरक्षा हो, है ना, फसल की सुरक्षा हो। बस इतनी चीज़ें हम सवनाही चित्र में जब चित्र बनाते हैं तो भगवान से कामना करते हैं सवनाही चित्र में। अब हम हरेली त्यौहार में क्या करते हैं? हरेली त्यौहार में जिनको पर्पस होता है वो होता है जो किसान लोग रहते हैं। देखिए, जब बारिश हो जाएगी तो क्या करेंगे? बोलेंगे ना, चलिए ठीक है, जो उपकरण हमने रख दिए थे, गर्मी में बारिश होती नहीं है, तो गर्मी में कोई खेती बाड़ी करता है क्या? कोई नहीं करता। तो जब बारिश होगी तो किसान लोग बोलेंगे ठीक है, जो मैंने फावड़ा, हंसिया, जो भी कुदाल, ये सारी चीज़ें जो हमने रखी है, अब इसको एक बार अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं, तभी तो अब हम लोग खेती बाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो हरेली में जो कृषि उपकरण रहते हैं, कृषि उपकरण की पूजा की जाती है, कृषि उपकरण तैयार किए जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो हरेली में क्या होता है? कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। अब पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर तभी तो ये काम में आएंगे। जब भी कोई काम करना रहता है तो सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं हम लोग। कितनी अच्छी है हमारी भारत की संस्कृति। जब ये हरेली त्यौहार मनाया जाता है तो हरेली त्यौहार के दिन, उस दिन हमारे घर के सामने में एक प्रेत बनाया जाता है। घर के सामने आपने देखा होगा, गोबर से एक प्रेत। ये आपका घर हो गया, घर की दीवारों पे हमने पेड़ पौधे चित्र भी बना दिया, सपना चित्र हो गया, और घर के सामने यहाँ पे गोबर से प्रेत बना देते हैं। ठीक है, तो गोबर से प्रेत भी बनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। और सारी चीज़ें याद करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो सब पता है। गोबर से प्रेत बनाया जाता है, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन बन जाता है, आप तो ऐसे उड़ा दोगे उसको। और इसके अलावा देखिए, अब इनको जाना है, हमारे जो किसान भाई लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, उनको जाना है कहाँ पे? खेती बाड़ी करने। ये बच्चे परेशान करते हैं, बोलते हैं कि सर सॉरी पापा मुझे भी ले जाना है, मुझे भी ले चलो खेती बाड़ी कराने। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं चल, मैं तुम्हारे लिए, तेरे लिए मैं क्या करता हूँ, गेड़ी बना देता हूँ। और गेड़ी दौड़ या फिर गेड़ी पर्व भी उसी दिन आयोजित की जाती है। किस दिन? हरेली के दिन गेड़ी पर्व आयोजित की जाती है और गेड़ी का निर्माण किया जाता है बच्चों के लिए। क्या ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई? देखिए, हरेली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो सावन या श्रावण अमावस्या के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। सवनाही चित्र बनाया जाता है। आपको सवनाही चित्र के बारे में मैंने पहला ही बता दिया है ना। घर की जो सामने वाला दीवार रहता है वहाँ पे बनाया जाता है इसको। उसके बाद कृषि उपकरण की पूजा की जाएगी, गोबर के प्रेत बनाए जाएंगे, और बच्चे ज़्यादा मस्ती ना करें उनके लिए गेड़ी पर्व मतलब गेड़ी बना दिया जाएगा। बोलेंगे चल चल जा तू गेड़ी में खेल, है ना। तो गेड़ी दौड़ अपना आयोजन कर और गेड़ी पर्व मना बच्चों के लिए। ठीक है, ये अपना खेती बाड़ी काम कर लिए, और जो औरतें रहती हैं वो चित्र वाला काम कर लिए, और जो पुरुष रहते हैं वो उपकरण रेडी कर लिए, और बच्चों को बोल दिए कि जाओ तुम गेड़ी पर्व मनाओ। तो एक तरीके से सब अपना अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद नवाखानी मतलब कहीं ना कहीं नए फसल की बात हो रही है। तो नवाखानी में होता क्या है, जब नया फसल आता है, हमने क्या किया, यहाँ पे उपकरण रेडी किए और खेती बाड़ी कर लिए। जब नया फसल आता है उस टाइम पे नया फसल आने की खुशी में नवाखानी त्यौहार मनाया जाता है। इसको मनाते कौन है? तो गौड़ जाति के लोग, है ना। गौड़ जाति के लोग या गौड़ समुदाय के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। देखिए, नवा मतलब नया, खानी मतलब कहीं ना कहीं हम खाने की बात करें तो नया फसल आने की जो खुशी होती है उसमें हम लोग नवा खानी त्यौहार मनाते हैं और गौड़ जाति के लोग करते हैं। सारी चीज़ें रेडी हो गई। आगे उसके बाद है तीजा। देखिए, हमने हल छठ, कमर छठ, ये सारी चीज़ देखी थी। उसमें हमारी मम्मी लोग हमारे लिए उपवास रहती हैं। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, जैसे आप वर्दी पाएंगे उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी तो भी तो कोई उपवास रहने के लिए चाहिए।
तो आपके लिए उपवास कौन रखेगा? आपकी वाइफ रखेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो विवाहित महिलाएं रहती हैं, कौन? आपकी जब शादी हो जाएगी तो जो आपकी वाइफ रहेंगी, अगर यदि आप लड़कियां हैं तो आप अपने पति के लिए, ठीक है। तो जो विवाहित महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं क्या करती हैं? अपने मायके जाती हैं और अपने मायके जाकर अपने पति के लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। तो अपने पति के दीर्घायु होने के लिए उपवास कौन रखती हैं? विवाहित महिलाएं। और जाती कहाँ पे है? अपने मायके जाकर। ये तीजा को हम क्या बोलते हैं? हरतालिका भी बोलते हैं, इसे हरतालिका भी बोला जाता है। तीजा या हरतालिका, विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती है, के लिए व्रत हरतालिका के नाम से जाना जाता है। और जो उपवास होता है, ये उपवास वो निर्जला होता है। कैसे? बिना जल के। सोचिए आपके लिए कितना कितना करती हैं। निर्जला उपवास। पहले मम्मी उपवास थे, अब उसके लिए अब आपकी जो वाइफ रहेंगी वो उपवास रहेंगी। आपका भी फर्ज है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो भी वुमेन है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की हैं, ठीक है, कभी भी नहीं। आगे है धनकुल। धनकुल क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे तीजा देखा, तो धनकुल को हम तीजा जगार बोलते हैं, तीजा जगार बोला जाता है। धनकुल को बोला क्या जाता है? तीजा जगार बोला जाता है धनकुल को। धनकुल जब त्यौहार मनाया जाता है तो हम लोग कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? धनकुल वाद्य यंत्र यूज करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? धनकुल त्यौहार में धनकुल वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। और धनकुल वाद्य यंत्र में होता क्या क्या है? देखिए, बांस की खपच्ची होती है। क्या? बांस की खपच्ची होती है। 4 चीज़ें यूज की जाती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि धनकुल में क्या क्या यूज किया जाता है। तो बांस की खपच्ची यूज की जाती है, और सूपा आपने जानते होंगे, सूपा, तो सूपा यूज किया जाता है। देखिए सारी चीज़ें बांस से बनती हैं। बांस से बांस की खपच्ची बन गई, बांस से सूपा भी बनता है, और बांस से धनुष भी बनता है। ये 3 चीज़ हो गए। इसके अलावा मटका, मटकी है ना, तो मटका आप जानते होंगे, घड़ा जिसे बोलते हैं। तो 4 चीज़ों से बनती है धनकुल वाद्य यंत्र। इन्हीं का यूज किया जाता है धनकुल पर्व के दौरान। इसे तीजा जगार के नाम से जाना जाता है। अब इस त्यौहार को मनाता कौन है? जो धनकुल त्यौहार है ये बस्तर अंचल में, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में मनाया जाएगा, ठीक है। ये बस्तर अंचल की बात हो रही है, धनकुल त्यौहार वहीं पे मनाया जाता है। मनाता कौन है? हलबा और परजा लोग, परजा जनजाति के लोग। कौन? हलबा और परजा जनजाति के लोग मनाते हैं इस त्यौहार को। और इसकी जो बोली रहती है वो हल्बी बोली होती है। हलबा लोग मना रहे हैं तो हल्बी बोली किधर? साउथ छत्तीसगढ़ की बोली होती है हल्बी बोली। तो हलबा या परजा जनजाति के लोग धनकुल त्यौहार मनाते हैं। उसमें होता क्या है? बांस की चीज़ें जो होती हैं उससे इस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। जो वाद्य यंत्र होता है धनकुल वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र किससे किससे बनता है? बांस की खपच्ची, सूपा, धनुष और मटका, ये चारों चीज़ों से मिला के धनकुल वाद्य यंत्र बनता है। और धनकुल को हम तीजा जगार के नाम से जानते हैं। और तीजा को क्या, तीजा में क्या रहता है? जो विवाहित महिलाएं रहती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, और इसे तीजा को हम हरतालिका के नाम से जानते हैं। धनकुल को किसके नाम से जानते हैं? धनकुल को तीजा जगार के नाम से जाना जाता है। चीज़ें क्लियर हुई? आगे देखते हैं। उसके बाद है भीमा जतरा। भीमा जतरा ये क्या होता है? कहाँ पे मनाया जाता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे मनाया जाता है। ये त्यौहार जो होता है भीमा जतरा, बस्तर या हमारे बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाएगा। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ये साउथ वाला क्षेत्र हो गया। बस्तर दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मनाया जाता है। ये होता क्या है? देखिए इसके बारे में कहानी है। क्या कहानी है? कि उस टाइम पे जब ये भीमा और जतरा जब त्यौहार मनाया जाता है, होता क्या है कि जो मेढक और मेढकी रहती है, मेढक और मेढकी, इन लोग रोते रहते हैं, ठीक है। फिर इन लोगों का हम लोग क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। तो मेढक और मेढकी का विवाह करा दिया जाता है।
और जब ये विवाह करा दिया जाता है तो इन लोग खुशी के मारे, आपको पता होगा, देखिए पहले जब बारिश होता है तो ये क्या करते हैं, टर 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 बोलना चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनका क्या करते हैं, चल भाई तुम लोग विवाह कर लो, शांत हो जाओ। जब इन लोग का विवाह करा देते हैं तो इन लोग कूद कूद के घर में आना चालू कर देते हैं। आपके भी घर में आ जाते होंगे बारिश टाइम पे, तो ठीक है। तो भीमा जत्रा में होता क्या है, मेढक और मेढकी का विवाह करा दिया जाता है और विवाह कराने के बाद ये त्यौहार मना दिया जाता है। बस कितना मस्त त्यौहार है, देखिए मेढक और मेढकी का विवाह करा दिए तो भी हम त्यौहार मना लेते हैं। कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी, ठीक है। भीमा जत्रा बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, और मेढक और मेढकी का विवाह करा दिए, उसके बाद बन गया भीमा जत्रा। उसके बाद है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा आपने देखा होगा, जब दीपावली के कुछ दिन बाद गोवर्धन पूजा को मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा। होता क्या है, आप अपने गांव में भी मनाया होगा। गोवर्धन पूजा में क्या, पहले गोबर को रखा जाता है और उसकी एक विशेष आकृति बनाई जाती है। गोबर की पहली विशेष आकृति बनाई जाती है, उसके बाद इसे किसी पशुओं, जो पशु रहेंगे, पशु के खुर से, पशु के जो पैर रहते हैं, पशु के उसे क्या बोलते हैं हम लोग, खुर बोलते हैं। तो पशु के खुर से उसे कुचला जाता है। तो पहले गोबर से एक आकृति बनाएंगे, फिर पशु के खुर से उसे कुचलेंगे। उसके बाद जब ये कुचल देते हैं पशु लोग, तो इसी का हम टीका लगा लेते हैं। क्या, इसको जी गोबर का टीका लगा देते हैं, यही हो जाता है गोवर्धन पूजा, ठीक है। तो गोवर्धन पूजा मनाया कब जाता है, आपको पता होगा, दीपावली के बाद हम लोग मनाते हैं। दीपावली के 1-2 दिन बाद हम लोग मनाते हैं क्या, गोवर्धन पूजा, दीपावली के बाद। और इसके बारे में आपको मैंने क्या बताया कि एक पहले आकृति बनाई जाती है गोबर से, उसके बाद पशु से उसे कुचला जाता है, पशु के खुर से उसे कुचला जाता है, उसके बाद उसे टीका लगा दिया जाता है, बन जाता है गोवर्धन पूजा। बस इतना ही, ज़्यादा, इससे ज़्यादा याद रखना नहीं है हमें। दियारी पर्व। दियारी पर्व ये क्या होता है, दियारी मतलब कहीं ना कहीं दीपावली, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है क्या, दियारी। तो ये क्या होता है, दीपावली के टाइम पे मनाया जाएगा, दीपावली के समय मनाया जाएगा दियारी पर्व, दीपावली के समय मनाया जाएगा। देखिए हमने लास्ट जो अभी त्यौहार देखा था गोवर्धन पूजा, इसमें भी हम पशुओं को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखिए हमारी जो संस्कृति है, हम सबको इंपॉर्टेंस देते हैं, पेड़ पौधे को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, जानवरों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सबको इंपॉर्टेंस देते हैं, सबकी पूजा की जाती है। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है विश्व में जहाँ पे पेड़ पौधे, निर्जीव की भी पूजा हो, है ना, सजीव की भी पूजा हो, हर इंसान की पूजा हो जाती है, स्त्रियों की भी पूजा होती है। कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी। दियारी, दीपावली के समय ये पूजा की जाती है, ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, पशुओं को खिलाया जाता है, पशुओं को कुछ कुछ डिशेस बनाई जाती हैं और पशुओं को खिलाई जाती है। तो पशुओं को खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो पशुओं को खिलाया जाता है, कुछ कुछ बना के पशुओं को खिलाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको दिवाली पर्व में याद रखनी है। दीपावली के समय, दीपावली के कुछ दिन बाद ये पशुओं के लिए कुछ कुछ बनाया जाता है और वो खिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कोरा पर्व। कोरा पर्व, को से कोरा और को से कोरवा जाति के, जनजाति के लोग, जब हम लोग जनजाति पढ़ेंगे तो कोरवा जनजाति पढ़ेंगे, कोरवा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब इन लोग मनाते क्यों हैं, तो एक फसल आती है। देखिए हमने जितने भी पर्व देखे हैं, सारे पर्व कहीं ना कहीं खुशी से रिलेटेड है। जब हम खुशी होंगे तो कोई ना कोई पर्व मना देंगे। बताइए मेढक और मेढकी का हमने विवाह कराया तो भी हम खुशी होगी, एक पर्व मना दिए, भीमा जत्रा। वैसे ही ये कोरवा जो जनजाति के लोग हैं, इन लोग कुटकी और गोंदली, कुटकी और गोंदली फसल काटते हैं, कुटकी और गोंदली फसल को काटते हैं। फसल काटने की खुशी में इन लोग कुटकी और गोंदली फसल काटने की खुशी में कौन सा त्यौहार मना देते हैं, कोरा त्यौहार, कोरा पर्व मना देते हैं। फसल काटने की खुशी में क्या बना देते हैं, कोरा पर्व मना देते हैं। दिवाली हमने कब मनाया, दीपावली के बाद। पशुओं के लिए कुछ कुछ व्यंजन बना दिए, खाना बना दिए और पशुओं को खिला दिए। कोरा कब मनाया, कोरवा जनजाति के द्वारा। कुटकी और गोंदली फसल को काटे और बन गया कोरा पर्व। अब मातर त्योहार। मातर त्योहार 2018 के एग्जाम में, आप लोगों के ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था मातर त्योहार से। मातर त्योहार मनाता कौन है, कौन मनाता है, राउत समुदाय के लोग, राउत जाति के लोग। राउत जाति से आपको कुछ याद आ रहा है, हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी,
राउत जाति के लोग करते क्या है, कौन सा नाच करते हैं, राउत नृत्य नाच करते हैं राउत जाति के लोग, है ना। तो इसमें क्या है, मातर त्योहार, मातर त्योहार कौन मनाते हैं, तो राउत या फिर यादव समाज। राउत मतलब हमने क्या देखा था, यादव समाज के लोग, यादव लोग क्या करते हैं, मातर त्योहार मनाते हैं। इसमें होता क्या है, खोंडहर देव, खोंडहर देव का निर्माण किया जाता है। खोंडहर देव ये कौन होते हैं, खोंडहर देव, खोंडहर देव एक भगवान के रूप में एक लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं, खोंडहर हर देव, है ना। ये खोंडहर जो देव होते हैं वो लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं, लकड़ी से ये भगवान की निर्माण किया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं कौन, खोंडहर देव, और इनकी पूजा की जाती है। और इनकी पूजा जब की जाती है वही होता है मातर त्योहार। तो मातर त्योहार में किसकी पूजा की जाती है, खोंडहर देव की पूजा की जाती है। और इसे कौन मनाता है, तो राउत जाति या फिर यादव जाति के लोग इसे मनाते हैं। मातर त्योहार में बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आई समझ में, मातर त्योहार कौन, राउत जाति या फिर यादव समाज के लोग मनाते हैं। इसमें खोंडहर देव का निर्माण किया जाता है, मतलब खोंडहर देव को लकड़ी से निर्मित किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद देव उठनी या जेठौनी या फिर तुलसी विवाह। तुलसी विवाह, जेठौनी, देखिए आपको नाम याद होना चाहिए। जेठौनी में होता क्या है, तुलसी माता का विवाह किया जाता है। देव उठनी क्या होता है, तुलसी माता का विवाह। तो बस आपको इसमें करना क्या है, जब भी देवउठनी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुलसी माता का विवाह से रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है। कुछ याद आया। दीपावली के बाद हम लोग कुछ दिन बाद पटाखे फोड़ते हैं, आई थिंक 11-15 दिन कुछ होता है। उसके बाद तुलसी विवाह आयोजित होती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, गन्ना लाया जाता है, गन्ना खाए होंगे आपने, है ना। तो उसी टाइम पे जब तुलसी माता की पूजा की जाती है उसे हम बोलते हैं देवउठनी, जेठौनी या फिर तुलसी विवाह। उसके बाद है छेरछेरा। छेरछेरा होता क्या है, देखिए हम लड़के जब पहले छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, घर घर जाके छेरछेरा मांगते थे। तो इसमें हम लड़के जो लोग रहते हैं, बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा या फिर धान, है ना, धान मांगते हैं हम लोग, धान मांगते हैं। अब मांगते क्यों हैं, क्योंकि उसी टाइम पे, ये दीपावली के टाइम की ही बात होती है, उसी टाइम पे हमारी पहली फसल आती है और धान की फसल आ जाती है। धान की फसल आने की खुशी में, धान की फसल या फिर पैदावार हो जाती है, तो धान की फसल आने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ धान होता बहुत ज़्यादा है। धान की फसल आने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। देखिए हम लड़के थे, हमने क्या किया, हमने खुशी कैसे मनाई, देखिए हम लोग भी कितने हरामी होते हैं, धान मांगते हैं, मांग मांग के खुशी मना लेते हैं। लड़कियों को देखो, इन लोग भी अलग तरीके से एंजॉय करते हैं। लड़कियां क्या करेंगी, इन लोग डांस कर देते हैं, सुआ नृत्य कर देते हैं। लड़कियां सुआ नृत्य करके इस त्यौहार को मनाती हैं। तो लड़के कैसे करते हैं, लड़के घर घर जाके धान मांगते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं छेरछेरा पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, और लड़के घर घर जाके धान मांगते हैं। धान की नई फसल आती है, उसी की खुशी में हम लोग छेरछेरा पर्व मनाते हैं। अभी जो छेरछेरा पर्व है कौन से महीने में मनाया जाता है, आपको याद रखना है कौन से, तो पौष माह में, है ना। पौष पूर्णिमा के दिन में ये मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा आप याद रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे छा छा छेर छेरा, वैसे यहाँ पे आपको पा दिख रहा होगा, पा। तो छेर छेरा पौष पूर्णिमा, छेर छेरा पौष पूर्णिमा, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। देवउठनी, जेठौनी या फिर तुलसी विवाह, तुलसी माता की पूजा की जाती है। इसमें छेरछेरा में लड़के घर घर जाके धान मांगते हैं। धान की फसल आने की खुशी में हम लोग छेरछेरा पर्व मनाते हैं। इसमें लड़कियां सुआ नृत्य करती हैं और पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद करनी है। धेरसा पर्व, ये धेरसा पर्व क्या होता है, अभी हमने कोरा को कोरवा जनजाति द्वारा देखा था। कोरा एक जो पर्व था उसे कोरवा जनजाति के लोग कर रहे थे। सेम ऐसे ही जो धेरसा पर्व है इसे भी कोरवा जनजाति के लोग ही करेंगे। कौन, कोरवा जनजाति के लोग
धेरसा पर्व भी करते हैं। कोरवा जनजाति के लोग ये धेरसा पर्व और कोरवा जनजाति के लोग ही कोरा पर्व भी कर रहे थे। अब ये कोरा पर्व क्यों कर रहे थे? कुटकी और गोंदली, कुटकी और गोंदली फसल को काटे, कुटकी और गोंदली फसल को काटे और बना क्या दिए? कोरा पर्व। और ये जब इन लोग धेरसा पर्व मनाएंगे तो क्या करेंगे? यही कोरवा जो जनजाति है इन लोग क्या काटेंगे? सरसों और दलहन की फसल, सरसों और दलहन की फसल। सरसों क्या होता है? तिलहन होता है, इसके अलावा दलहन भी बोया जाता है। तो सरसों और दलहन की फसल काटने की खुशी में हम क्या मना देते हैं? धेरसा पर्व। आपको याद रखना है धेरसा पर्व सरसों और दलहन काटे, और कौन काटता है? तो कोरवा जनजाति, और कोरवा जनजाति ही कोरा पर्व भी मनाती है कुटकी और गोंदली फसल काटने के बाद। चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं। उसके बाद है मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व ये मनाया कब जाता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, हम रावण को कब मार रहे थे? रावण को तो विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन मारते हैं। लेकिन जो ये मेघनाथ पर्व होता है, मेघनाथ कौन होता है? रावण का भाई होता है। तो जैसे दीपावली के बाद इम्पोर्टेंट क्या है हमारा त्यौहार? होली है। तो होली टाइम पे हम क्या मनाएंगे? मेघनाथ पर्व मनाते हैं। तो होली के समय, फागुन माह में होली के समय ये त्यौहार मनाया जाता है। होली के समय ये त्यौहार मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाते हैं? कौन मनाते हैं? तो बस्तर अंचल में गोंड जनजाति के लोग, गोंड और कोरकू, है ना, गोंड और कोरकू जनजाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। और होली के समय, देखिए दीपावली के समय तो हम रावण को मार देते हैं, रावण को मार दिए, अब बचा क्या? होली। होली बचा, तो होली में हम लोग मेघनाथ पर्व मना लिए। होली के समय मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। आपको याद कर रखना है मेघनाथ पर्व होली के समय। और जब रावण को मारते हैं दशहरे टाइम में दिवाली होती है। उसमें कौन मनाता है मेघनाथ पर्व को? तो गोंड या कोरकू जनजाति के लोग मनाते हैं। फिर उसके बाद गायता या फिर जोहारनी पर्व। ये पर्व आपने नाम ही नहीं सुना होगा और बुक में तो आपको नाम ये देखने को मिलने वाला नहीं है। गायता या जोहरानी पर्व क्या होता है? एक्चुअल में ये बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पर्व होता है, लेकिन आपको बुक में तो मिलेगा नहीं। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पर्व कौन सा? गायता जोहरानी पर्व। ठीक है, बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पर्व। क्या नाम है उसका? गायता जोहरनी पर्व। इसमें होता क्या है? अच्छी फसल की कामना के लिए, जैसे हमारे यहाँ हम क्या कर रहे थे? सवनाही चित्र बना रहे थे हरेली के टाइम पे। उस टाइम पे हमारे छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सवनाही चित्र बनाया जाता है और अच्छी फसल की कामना की जाती है, फसलों की सुरक्षा की कामना की जाती है। वैसे ही बस्तर अंचल में गायता जोहारनी पर्व मनाया जाता है। इसमें अच्छी फसल और जो जीव जंतु हैं उनकी सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो अच्छी फसल और जीव जंतु की सुख की कामना की जाती है। कामना की जाती है किसमें? गायता जोहरनी पर्व में। तो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। देखिए मेघनाथ में मैंने क्या बताया आपको कि होली के समय गोंड और कोरकू जनजाति के लोग मेघनाथ पर्व मनाते हैं। गायता या जोहारनी पर्व में क्या होता है? बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पर्व होता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो अच्छी फसल, भगवान से दुआ की जाती है कि अच्छी फसल हो और जीव जंतु की सुख रहे, जीव जंतु सुखी से यहाँ पे जीवन व्यतीत करें, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? गायता जोहारनी पर्व मनाते हैं। अब बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पर्व होता है। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ी सी कहानी और बचती है। क्लास हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, 1 नंबर बहुत कुछ दे जाता है हमें, है ना। अब आगे है गंगा दशहरा। क्या गंगा दशहरा? गंगा दशहरा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि गंगा दशहरा, अगर आप जब छत्तीसगढ़ का हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि एक नदी है जिसका नाम है रिहंद। अब ये जो रिहंद नदी है कहाँ से निकलती है? तो सरगुजा से निकलेगी और जाके यूपी में कहाँ पे मिलेगी? किससे? सोनगंगा नदी से मिल जाएगी।
रिहंद नदी सरगुजा से निकलेगी, सोनगंगा से मिलेगी यूपी में, और उसके बाद ये जो सोनगंगा है लास्ट में जाके किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अब जो गंगा दशहरा है उसमें भी आप देखेंगे कि जो गंगा दशहरा त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो सरगुजा में मनाया जाता है। सरगुजा में ये गंगा दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। और कौन से महीने में, तो ये ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ मतलब जब एकदम गर्मी पड़ती रहती है उस टाइम पे कौन सा त्यौहार, गंगा त्यौहार मनाया जाता है। तब हमें जब गर्मी पड़ती है तब हमें समझ में आता है यार गंगा नदी होती तो कितना अच्छा होता, पानी होता तो कितना अच्छा होता, तब हमारी अक्ल खुलती है। तो सरगुजा में ये त्यौहार मनाया जाता है और ज्येष्ठ माह में त्यौहार मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, तो गंगा के उस टाइम पे जो सरगुजा में जो लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि गंगा का पृथ्वी में अवतरण हुआ था, गंगा का पृथ्वी में अवतरण या बर्थडे हुआ था। ठीक है, अवतरण या मतलब जन्म हुआ था, ऐसा आप बोल सकते हैं। अवतरण को हम क्या बोलते हैं, जन्म बोलते हैं। तो इस दिन, कौन से दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा का पृथ्वी में जन्म होता है, मतलब इसी दिन गंगा स्टार्ट होती है बहना। कब, ज्येष्ठ माह में। और कहाँ के लोग मनाते हैं, तो सरगुजा में ये मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा देखिए, अगर आप गंगा का नाम देखेंगे तो हमें इनकी वैल्यू कब पता चलती है, जब बहुत गर्मी रहती है ज्येष्ठ माह में। और जो हमारे यहाँ नदी है रिहंद नदी, रिहंद नदी सोनगंगा मिलती है, और सोनगंगा लास्ट में गंगा में मिल जाती है। तो सरगुजा से ही तो रिहंद नदी निकलती है, सरगुजा के छोरी मतिरंगा पहाड़ी से रिहंद नदी निकलती है। उसके बाद गंगा के पृथ्वी, गंगा का हमारी पृथ्वी में यहीं से बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था इसी दिन से, इसीलिए हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। उसके बाद गौरा गौरी विवाह। गौरा गौरी विवाह कब होता है, शिव भगवान और माता पार्वती का हम लोग पूजा कराते हैं और विवाह कराते हैं। शिव भगवान और माता पार्वती का, माता पार्वती का की पूजा की जाती है। उसके बाद विवाह कराया जाता है, मतलब पूजा विवाह पूजा एक साथ ही होता है, तो पूजा विवाह होता है उसी दिन। गौरी गौरा विवाह कराया जाता है, या फिर हम गौरा गौरी विवाह ही से बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व में। और लास्ट आपको बता देता हूँ, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर दशहरा का नाम आता है तो आपके जहन में क्या बात आती होगी, राम भगवान ने रावण को मारा, राम भगवान ने रावण को मारा और बन गया दशहरा। ठीक है, हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बस्तर का दशहरा होता है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी राम भगवान का बात नहीं होगा, कहीं भी रावण की बात नहीं होगी। ये दशहरा कुछ यूनिक है, कुछ अलग होता है। होता क्या है, जब आप बस्तर में काकती वंश, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें काकती वंश के शासक रहते हैं। काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव ये क्या करते हैं, पुरुषोत्तम देव दंतेश्वरी माता की पूजा करने के लिए, दंतेश्वरी माता को समर्पित करते हैं, उनकी पूजा करने के लिए बस्तर दशहरे का आयोजन करते हैं, बस्तर दशहरा मनाना स्टार्ट करते हैं। तो काकती वंश के राजा रहते हैं पुरुषोत्तम देव, इन्हीं के टाइम पे दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है, दंतेश्वरी माता को एक समर्पित किया जाता है बस्तर दशहरा। दंतेश्वरी माता को समर्पित किया जाता है, उसी टाइम से दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है और बस्तर दशहरे का शुभारंभ किया जाता है। तो कौन करता है, पुरुषोत्तम देव। कौन से वंश के शासक रहते हैं, काकती वंश के शासक रहते हैं। बस्तर दशहरे में किसकी पूजा की जाती है, दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। और अगर आप बस्तर गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं गए होंगे तो मैं बता देता हूँ, ये 75 दिनों तक पूजा की जाती है, 75 दिनों तक ये चलता है। 75 दिनों तक सोच सकते हैं कितना लंबा ये प्रोग्राम होता है बस्तर दशहरा का। इसमें लोग करते क्या है, अगर आप बस्तर पढ़े होंगे, ये देखिए मान लीजिए बस्तर है और यहाँ पे है दंतेवाड़ा, लोग पैदल जाते हैं, नंगे पैर पैदल जाते हैं, दिन रात मैंने देखा है, रातों में लोग चलते रहते हैं, और एक नहीं बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। बस्तर के जगदलपुर में ये, अगर आप और अच्छे से पढ़ेंगे, जो बस्तर दशहरा होता है, जो रथ यहाँ पे रथ बनाया जाता है, जो माता बनाई जाती हैं दंतेश्वरी माता, वो सारी चीज़ें जगदलपुर में होती है और यहाँ से रथ लाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जगदलपुर से लेके ये जो दंतेश्वरी माता कहाँ पे, दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी माता का मंदिर।
दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। लगभग लगभग ये जो डिस्टेंस है वो 70 से 80 किलोमीटर के आसपास है, आई थिंक। हाँ, 80 किलोमीटर के आसपास है। लोग पैदल जाते हैं और पैदल ही आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 80 किलोमीटर के आसपास लोग पैदल जाते हैं, वो भी नंगे पैर जाते हैं। ठीक है, तो उनकी आस्था को सलाम है। जगदलपुर से लेके दंतेश्वरी माता तक पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। उसी टाइम पे ये 75 दिनों तक चलता है बस्तर दशहरा। शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है श्रावण अमावस्या के दिन से। श्रावण अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत होती है। कौन से दिन से? श्रावण अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत की जाती है। तो उसकी शुरुआत रहती है, उसकी जो संस्कृति रहती है, होता शुरू में होता क्या है? तो पहले पाट जात्रा होता है। पाट जात्रा में क्या होता है? रथ का निर्माण किया जाता है। रथ का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहली जो रस्म रहती है उसमें होती है काछिन देवी की पूजा। इसमें जो दंतेश्वरी माता है इनकी तो पूजा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले काछिन देवी की स्थापना की जाती है। काछिन देवी होती कौन है? एक 9 वर्ष की कन्या रहती है। 9 वर्ष की कन्या को हम लोग दंतेश्वरी माता मानते हैं। तो काछिन देवी जो होती हैं वो 9 वर्ष की कन्या को हम लोग एक रथ में बैठाते हैं और इनकी पहले पूजा करते हैं। तो सबसे पहले 9 वर्ष की जो कन्या होती है उन्हें काछिन देवी के प्रतीक स्वरूप रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, कहाँ पे? रथ में रखा जाता है और उनकी अच्छे से पूजा की जाती है। 9 वर्ष की कन्या काछिन देवी। उसके बाद इनका जो समापन होता है, लास्ट रहता है, वो मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे रस्म होते हैं, लेकिन सारी रस्में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें 13 से 14 रस्म होते हैं। वो सारी चीज़ें कौन पढ़ेगा? पीएससी वालों को पढ़ने दो। हमें जितनी काम की चीज़ें हैं उतना हम पढ़ेंगे। तो बस्तर दशहरा में हमने देखा क्या क्या चीज़ें हैं कि काकती वंश के राजा पुरुषोत्तम देव रहते हैं और दंतेश्वरी माता की पूजा के स्वरूप ये बस्तर दशहरा मनाया जाता है। 75 दिनों तक बस्तर दशहरा चलता है। कब से शुरुआत होता है? श्रावण अमावस्या के दिन से शुरुआत होती है। सबसे पहले क्या होता है? काछिन देवी की स्थापना की जाती है। एक 9 वर्षीय कन्या रहती है। 9 वर्ष की कन्या को काछिन देवी के रूप में स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है, और वहीं से शुरुआत होता है बस्तर दशहरे का। उसके बाद इसका जो समापन होता है वो होता है मुरिया दरबार के साथ इसका समापन हो जाता है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी थी। पाठ यात्रा क्या होता है? पाठ यात्रा के दौरान रथ यात्रा का निर्माण किया जाता है। रथ का निर्माण किया जाता है सागौन से। साल और सागौन के जो पेड़ होते हैं उससे रथ का निर्माण किया जाता है। बहुत मोटे मोटे से इसके चक्के होते हैं। जो रथ रहता है, रथ के जो चक्के होते हैं वो बहुत मोटे मोटे से होते हैं। लकड़ियाँ रहती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ियाँ रहती हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें हमें याद रखनी नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, देखिए, हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पर्व में बताई है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो त्यौहार है ये कौन से महीने में मनाया जाता है। तो अभी हम कौन से महीना याद करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं, लेकिन हमें हिंदी महीने याद होते नहीं हैं। हिंदी महीने याद करने के लिए देखिए, मार्च, आप एक काम करिएगा, जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, माघ शीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो चैत्र होता है वो हमारे हिंदी महीने का पहला महीना होता है। चैत्र पहला महीना होता है। तो मार्च के कुछ दिन और अप्रैल के कुछ दिन मिला के तो 30 दिन के आसपास रहता है, और ये चैत्र 30 दिन के आसपास रहेगा। उसके बाद अप्रैल का कुछ दिन और मई का कुछ दिन, ये दोनों मिला के वैशाख बना देता है। तो वैसे मई और जून का कुछ कुछ दिन मिला के ज्येष्ठ बना देता है। वैसे ही मतलब आधा दिन मई का, आधा दिन जून का, ऐसे ही लगभग रहता है, कुछ कुछ दिन मिला के ज्येष्ठ। तो वैसे हमें क्या करने हैं? हिंदी महीनों के नाम याद रखने हैं। पहली चीज़ तो आपको हिंदी महीनों के नाम याद रखने हैं। जब आप हिंदी महीनों के नाम याद रख लोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि श्रावण में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको क्या पता रहेगा यार कि बारिश कब होती है? बारिश वही अगस्त के इस टाइम पे होती है, बारिश जुलाई अगस्त में, लास्ट में। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि सावन कब मनाया जाता होगा। तो मतलब श्रावण जो महीना होता है वो कब होता है? तो जुलाई और अगस्त में। तो आप जब भी, अगर वैसे आपसे पूछूंगा कि हरेली क्या होता है, हरेली कब मनाया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हरेली तो यार बारिश के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम पे हम लोग मनाते हैं। तो जुलाई अगस्त के टाइम पे हिंदी का महीना कौन सा महीना रहता होगा? तब आप यहाँ पे याद करेंगे। सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आप ऐसी नॉर्मली बता दोगे।
मान लीजिए आपके ऑप्शन में हरेली कब आता है, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या करोगे, एक श्रावण रहेगा, एक बैसाख रहेगा, एक कार्तिक रहेगा, एक माघ रहेगा। तो आपको इतना तो पता रहेगा कि जो माघ होता है वो ठंडी की बात करते हैं, जनवरी फरवरी की बात करती है, तो आप उसे ऐसे एलिमिनेट कर लोगे, ऐसे एलिमिनेट कर लिए। उसके बाद अगर बैसाख की बात होती है तो बैसाख दूसरा महीना होता है, अप्रैल मई की बात होती है, तो हरेली तो बारिश के टाइम पे होता है, मतलब अप्रैल मई तो में तो बारिश होती नहीं है। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। और ये जो मेथड है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रट्टा मारने से अच्छा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो वैसे ही इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको मंथ याद नहीं कराया हूँ। मंथ वैसे आपको मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मंथ बता दिए हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करिए। धन्यवाद।